दृष्टि आईएएस के न्यूज़ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, किन्हीं तकनीकी कारणों की वजह से आज की क्लास ऑडियो फॉर्मेट में पेश की जा रही है। तो चलिए आज की क्लास का टॉपिक देख लेते हैं। टॉपिक है यूएनईपी की स्वर्ण जयंती, प्रासंगिकता और ज़रूरत। तो यूएनईपी अपनी स्थापना के 50 साल पूरे कर रहा है, उसी से जुड़ी हमारी खबर है। वर्ल्ड सेट टू मार्क 50 ईयर्स ऑफ बर्थ ऑफ यूएन एनवायरमेंटल मूवमेंट यूएनईपी। तो इस खबर के मद्देनजर क्या कुछ हमारे डायमेंशंस रहेंगे, उस पर नजर डाल लेते हैं, फिर हम खबर को विस्तार से जानेंगे। तो यहाँ क्योंकि यूएनईपी की बात हो रही है, खबर देखने के बाद हम उसके बारे में जानेंगे। फिर यूएनईपी की क्या कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही जो इसकी प्रासंगिकता और ज़रूरत को बताती हैं, उन पर नजर डालेंगे। फिर भारत के संदर्भ में इस पर बात करेंगे और ओवरऑल एक निष्कर्ष देखते हुए, आज के कंटेंट को देखते हुए हमने जो आपके लिए प्रश्न बनाया है आपकी तैयारी के लिए, वो रहेगा। तो चलिए खबर पर नजर डाल लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी की स्थापना को इस साल यानी वर्ष 2022 में 50 साल पूरे हो रहे हैं। यूएनईपी आने वाली 3 और 4 मार्च को अपनी स्वर्ण जयंती मनाने जा रहा है। इस अवसर पर यूएनईपी ने सभी देशों से पृथ्वी के लिए खतरा पैदा करने वाले 3 बड़े जोखिमों, जलवायु परिवर्तन, प्रकृति व जैव विविधता की हानि तथा प्रदूषण व बढ़ते कचरे से निपटने के लिए विशाल स्तर पर कार्रवाई करने का आह्वान किया है। इस जयंती समारोह से पूर्व 28 फरवरी से 2 मार्च तक यूएनईपी के मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा यानी यूएन एनवायरमेंट असेंबली का 5वां सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें सर्वाधिक चिंतनीय पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए नीतियों पर सहमति बनाई जा सके। इसके अलावा रसायन और अपशिष्ट प्रबंधन, समुद्री कचरा तथा कोरोना महामारी के बाद ग्रीन रिकवरी जैसे कुछ मुद्दों को भी यूएनईपी द्वारा आगे संबोधित किया जाएगा। इस वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए यूएनईपी एट 50 बैनर के तहत गतिविधियों और आउटरीच कार्यक्रमों की 1 साल लंबी श्रृंखला हो रही है, जो वैश्विक पर्यावरणीय मामलों में की गई महत्वपूर्ण प्रगति और आने वाली पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के प्रयासों को चिन्हित करती है। तो ये पूरी खबर थी हमारी। आइए अब जानते हैं यूएनईपी के बारे में। तो मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र के ऐतिहासिक सम्मेलन के बाद 1972 में यूएनईपी की स्थापना हुई और ये एक प्रमुख वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है। ये वैश्विक स्तर पर पर्यावरण एजेंडा निर्धारित करने, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सतत विकास को बढ़ावा देने और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए एक आधिकारिक अधिवक्ता के रूप में कार्य करने की परिकल्पना के अनुरूप कार्य करता है। यूएनईपी अपने 193 सदस्य राज्यों और नागरिक समाज, व्यवसायों और अन्य प्रमुख समूहों तथा हितधारकों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर कार्य करता है। ये यूएनईए के माध्यम से पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करता है। यूएनईए पर्यावरण पर दुनिया का सर्वोच्च स्तरीय निर्णय लेने वाला निकाय है। Rio+20 के दौरान जून 2012 में यूएनईए अस्तित्व में आई थी। तो यूएनईपी गवर्निंग काउंसिल की जो पहली बैठक थी वो जून 1973 में जिनेवा में हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी में है और ये अपने डिवीजनों के साथ साथ क्षेत्रीय संपर्क और आउटपोस्टेड कार्यालयों और उत्कृष्टता के सहयोगी केंद्रों के बढ़ते नेटवर्क के जरिए से काम करता है। अब इसके कार्य व उद्देश्य की बात करें तो यूएनईपी अपने कार्य को 7 व्यापक विषयगत क्षेत्रों में वर्गीकृत करता है। कौन से हैं वो क्षेत्र? जलवायु परिवर्तन, आपदाएं और संघर्ष, पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन, पर्यावरणीय शासन, रसायन और अपशिष्ट, संसाधन दक्षता तथा पर्यावरण की समीक्षा। ये अपनी आय के मामले में 95% स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर करता है। तो ये हमने यूएनईपी के बारे में जाना। आइए अब इसकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं कुछ, उनके बारे में बात करते हैं। तो ये ऐसी पर्यावरणीय चुनौतियां जो पृथ्वी के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं के मामले में सरकारों सहित सभी हितधारकों को संबोधित करने के लिए एक साथ लाता है। इसने 15 बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौतों के लिए डॉकिंग स्टेशन के रूप में भी अग्रणी भूमिका निभाई है, जैसे मिनामाता कन्वेंशन, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन, वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन यानी साइट्स, बेसल कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आदि। इसके अलावा ये संगठन कई महत्वपूर्ण बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौतों और अनुसंधान निकायों के सचिवालयों की मेजबानी भी करता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण ने 1988 में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी आईपीसीसी की स्थापना की,
जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने के लिए ये संयुक्त राष्ट्र का निकाय है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GEF और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के लिए बहुपक्षीय कोष के लिए कई कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक है। UNEP संयुक्त राष्ट्र डेवलपमेंट ग्रुप का भी सदस्य है। ये पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए विश्वव्यापी प्रयासों का समन्वय करता है। इनमें ओजोन परत की मरम्मत, लीडेड ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने, कुछ लुप्तप्राय प्रजातियों को विलुप्त होने से रोकने आदि में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया है। 2010 में इसके द्वारा जारी ऐतिहासिक विज्ञान आधारित मूल्यांकन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर देशों की प्रतिज्ञाओं और इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे की वृद्धि देने के लिए आवश्यक कटौती के बीच के अंतराल को दिखाता है। 2016 में UNEP के कार्यकारी निदेशक बने नॉर्वे के एरिक सोलहेम ने प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए आवश्यक कार्रवाई की। 2018 से जून 2019 तक तंजानिया के मसूया अंतरिम कार्यकारी निदेशक बने, जिनके कार्यकाल में चौथी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का नेतृत्व हुआ था। UNEP की 8वीं और वर्तमान कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन है और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय विकास, अर्थशास्त्र, पर्यावरणीय स्थिरता, रणनीति और संचालन में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। इनके नेतृत्व में UNEP ने जलवायु परिवर्तन, प्रकृति और जैव विविधता के नुकसान तथा प्रदूषण और कचरे के तिहरे संकट पर फोकस किया है। आइए अब बात करते हैं UNEP द्वारा जारी महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स की। तो ये उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, फ्रंटियर्स, अडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट आदि जारी करता है। UNEP के प्रमुख कार्यक्रमों की बात करें तो क्लीन अप द वर्ल्ड कैंपेन, प्लांट फॉर द प्लैनेट, द बिलियन ट्री कैंपेन, बीट पॉल्यूशन, विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है वगैरह, ये इसके प्रमुख कार्यक्रम हैं। अब भारत के संदर्भ में इसकी बात करते हैं, भारत और UNEP की। तो भारत में UNEP की उपस्थिति 2016 में शुरू हुई थी। UNEP से डील करने के संदर्भ में भारत का पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय नोडल मंत्रालय की भूमिका निभाता है। इसके फोकस क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन, आपदाएं और संघर्ष, पारिस्थितिकी प्रबंधन, पर्यावरणीय शासन, पर्यावरण की समीक्षा, हानिकारक पदार्थ और संसाधनों का कुशल उपयोग शामिल है। केन्या में भारत के उच्चायुक्त को UNEP में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के सामान्य उद्देश्य निधि और कई बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों के लिए लगभग $1 लाख वार्षिक वित्तीय योगदान देता है। UNEP द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके पर्यावरण नेतृत्व के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। आपको बता दें कि भारत का 2022 तक एकल उपयोग प्लास्टिक यानी सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त होने का संकल्प है। 2019 में भारत जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन यानी CCAC में शामिल हो गया, जो UNEP द्वारा होस्ट किया गया। अब कुल मिलाकर हम निष्कर्ष की बात करें तो हाल के दशकों में पर्यावरण और प्राकृतिक जीवन के लिए विकराल चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जो ट्रिपल ग्रह संकट है उसको प्राथमिक अस्तित्वगत खतरे के रूप में वर्णित किया है, जिसके मद्देनजर हालात को बदलने के लिए एक तत्काल और चौतरफा प्रयास की जरूरत है। साथ ही उन्होंने COP26 के दौरान आगाह किया था कि प्रकृति के साथ क्रूरता बरतने व कठोर बर्ताव को अब रोका जाना बेहद जरूरी है। इसके अलावा कोरोना महामारी के बाद एक स्थायी और समावेशी विकास को हासिल करना एक बड़ा मुद्दा है। साथ ही रसायन और अपशिष्ट प्रबंधन, समुद्री कचरा आदि भी उल्लेखनीय पर्यावरणीय मुद्दे हैं। इन्हीं सब बातों को देखते हुए जो UN पर्यावरण कार्यक्रम है यानी UNEP है, वो आमजन व पृथ्वी के लिए पर्यावरण के क्षेत्र में वैश्विक व्यवस्था की नए सिरे से परिकल्पना पर जोर दे रहा है। तो आइए अब आज का प्रश्न देख लेते हैं। अपनी स्थापना के बाद इन 50 वर्षों में UNEP ने पृथ्वी की सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने हेतु एक विश्वव्यापी प्रयास का समन्वय किया है। मूल्यांकन कीजिए। तो अपने इस प्रश्न का उत्तर 250 शब्दों में लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। आज के सेशन में इतना ही। मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।